साथ हम आ रहे हैं इस क्लास में, तो एक डेमो क्लास रहेगा और आप इसको देख कर बताइएगा कि मेरा क्लास कितना बेहतरीन है, कैसे क्या है। उसके आगे हम और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक आज रहेगा वो रहेगा इन्फ्लेशन, और इस टॉपिक को देखकर आप अपना फीडबैक देंगे जिसके द्वारा और क्लास को कंटिन्यू किया जा सके एक बृहद लेवल पर। तो जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, इन्फ्लेशन। ये हमारा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, मुद्रास्फीति। हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या है, इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति। जैसा कि आम जनमानस में ये चीज़ प्रचलित है, महंगाई। मुद्रास्फीति मतलब होता है महंगाई। आम जनमानस में ये चीज़ें प्रचलित हैं, लेकिन मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग या आम जनमानस इसको क्या बोलते हैं, इसको महंगाई बोलते हैं। इन्फ्लेशन का सीधा मतलब हुआ महंगाई से। अब क्या होता है कि मार्केट में बहुत सी गुड्स हैं, एक लाखों गुड्स हैं, हज़ारों गुड्स हैं, करोड़ों गुड्स हैं। तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड गुड्स हैं जिसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो हम उसको बोलने लगते हैं कि महंगाई, मार्केट में महंगाई आ गई, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया। तो पहले हम समझ लेते हैं बेसिक चीज़ कि इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन जो है, ये इसको हम बोलते हैं, इन्फ्लेशन को बोलते हैं कि व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज जनरल प्राइस लेवल इन इंक्लूड इन इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था में जब जनरल प्राइस लेवल मतलब समान कीमत स्तर बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक। लेकिन इस समान कीमत स्तर की जब हम बात करते हैं, तो समान कीमत स्तर का मतलब ये हुआ किसी एक गुड्स का प्राइस नहीं बढ़ेगा, किसी दो गुड्स की प्राइस नहीं बढ़ेंगी, बढ़ेंगी किसकी बढ़ेंगी, कुछ सिलेक्टेड गुड्स की प्राइस बढ़ेंगी। तो एक बार इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन का मतलब हुआ समान कीमत स्तर बढ़ जाना। एक मिनट, सामान्य कीमत स्तर, समान कीमत स्तर या जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का बढ़ जाना ही क्या है, हमारा इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसमें होता क्या है कि प्राइस, जो जो सिलेक्टेड गुड्स हैं उनकी प्राइस और हमारा परचेजिंग पावर, उसके बीच में जब देखते हैं तो एक इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए हम समोसा खरीदने जा रहे थे, पहले से 10 रुपये में एक समोसा मिल रहा था, लेकिन क्या हो जाए कि वो कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद उस समोसे की कीमत 20 रुपये हो जाए। ठीक। और ये कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रहे, तो क्या हुआ कि उसकी प्राइस बढ़ गई, और प्राइस बढ़ने के साथ जो हमारी मनी है उसकी परचेजिंग पावर घट गई। ठीक। तो इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो वस्तुएं हैं उसकी प्राइस एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो हमारी परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्राइस और परचेजिंग पावर में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मतलब ये हुआ कि ये प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस क्या है, इंक्रीज होगी, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस, वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये हुआ यदि वैल्यू ऑफ मनी, यदि वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी तो प्राइस कम होगी, यदि प्राइस ज़्यादा होगी तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगी। ठीक। तो वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी को हम समझते हैं, क्योंकि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगी वैसे ही हमारी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी, जैसे ही ये प्राइस इंक्रीज होगी वैसे ही हमारी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। ठीक। अब हम चर्चा जब कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की, और इन्फ्लेशन में हमने ये बताया इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। और महंगाई में क्या होता है, जब कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं एक टाइम पीरियड के दौरान, तो उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जी, जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं वो कब तक बढ़ेंगी कि इन्फ्लेशन बोल देंगे।
पहला क्वेश्चन तो यही है कि वो कब तक बढ़ती जाएंगी, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। 1 महीने बढ़ेंगी, 2 महीने बढ़ेंगी, 3 महीने बढ़ेंगी, या साल भर बढ़ती रहेंगी। ये एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि किताबों में ऐसा लिख दिया गया है कि टाइम पीरियड के दौरान कीमतें बढ़ती रहें, लेकिन ऐसे कितने टाइम पीरियड के दौरान बढ़ती रहें? तो वो डिसाइड किया गया है कि 1 वीक एंड 1 मंथ, यदि 1 वीक और 1 मंथ के दौरान जो सिलेक्टेड गुड्स हैं उनकी प्राइस बढ़ती रहे तो उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे। अब सिलेक्टेड गुड्स कौन से हैं? तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में 697 वस्तुएं ली गई हैं, और उसमें बताया गया है कि इन वस्तुओं में यदि प्राइस लेवल बढ़ेगी तब तो इन्फ्लेशन बोला जाएगा। ऐसे नहीं है कि हम एक गुड्स को ले लिए, पता लगा हम सुबह सुबह उठे और नमक की प्राइस बढ़ गई और हम बोल दिए इन्फ्लेशन है। ये नहीं है, ये इन्फ्लेशन नहीं है। पता लगा हम मंडी गए आलू खरीदने, आलू की प्राइस बढ़ गई, 200 रुपया केजी हो गई, हम बोल दिए इन्फ्लेशन है। ये भी इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि प्राइस लेवल की बात होती है। प्राइस लेवल का मतलब होता है एवरेज, मतलब जो चयनात्मक गुड्स हैं, जो सिलेक्टेड गुड्स हैं, जब उनकी सभी की प्राइस उसमें कुछ कुछ बढ़े, जैसे सभी जो चयनात्मक गुड्स हैं सभी की तो नहीं बढ़ेगी, कुछ की बढ़ेगी और कुछ की कम भी हो जाएगी, ठीक। तो उनका एक एवरेज प्राइस लेवल लिया जाएगा, ये और कुछ की कम हो रही, कुछ की ज़्यादा हो रही है, तो सबका प्राइस लेवल जब एवरेज लेंगे तो ऑटोमेटिक किसी मतलब क्या नाम है, प्राइस इन्हांस हो जाएगी। और ये प्राइस इन्हांस नहीं हो रही है तो इन्फ्लेशन नहीं है। प्राइस इन्हांस हो गई तो इसका क्या मतलब, इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन का सीधा मतलब हुआ महंगाई से कि जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा और एक टाइम पीरियड के दौरान 1 वीक व 1 मंथ के कंटिन्यूस मतलब दौरान। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें, ठीक। तो मेरा मतलब इन्फ्लेशन को हमने डिफाइन किया, ये आप मोटा मोटा इन्फ्लेशन को समझ गए कि इन्फ्लेशन क्या है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। इन्फ्लेशन को आप समझ गए कि इन्फ्लेशन क्या है, कि जब लगातार समान कीमत स्तर बढ़ती रहती है तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और इन्फ्लेशन का संबंध वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। ये भी क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। जब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये 4 टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, जब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं तो ये 4 प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं। जो फर्स्ट नंबर का इन्फ्लेशन होता है उसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर का इन्फ्लेशन होता है उसे हम वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, और जो थर्ड नंबर का इन्फ्लेशन होता है उसे हम बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और जो फोर्थ नंबर का इन्फ्लेशन होता है उसे हम हाइपर नंबर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब एक एक को हम डिस्क्राइब करेंगे और लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं। 4 टाइप की इन्फ्लेशन है। जो फर्स्ट इन्फ्लेशन उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखिए क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है, क्रीपिंग मतलब होता है रेंगना। क्रीपिंग मतलब क्या होता है, रेंगना। इसको बोलते हैं रेंगती हुई मुद्रा स्थिति। रेंगती हुई मुद्रा स्थिति, रेंगती हुई मुद्रा स्फीति, ये हमारा फर्स्ट नंबर का इन्फ्लेशन है। और जो सेकंड नंबर का इन्फ्लेशन है वो हमारा क्या है, वॉल्किंग इन्फ्लेशन। वॉल्किंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति। वॉल्किंग मतलब क्या होता है, वॉकिंग मतलब क्या होता है, चलना। तो चलती हुई मुद्रास्फीति, ये क्या है, चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति। ये फर्स्ट नंबर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सेकंड नंबर वॉकिंग इन्फ्लेशन, और थर्ड नंबर जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा गलोपिंग इन्फ्लेशन। गलोपिंग इन्फ्लेशन। अब गलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या रनिंग इन्फ्लेशन। गलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब हुआ दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या रनिंग इन्फ्लेशन। गलोपिंग इन्फ्लेशन में दौड़ती हुई मुद्रास्फीति या रनिंग इन्फ्लेशन दोनों का एक ही मतलब हुआ, बस इंग्लिश दोनों का डिफरेंट है, ठीक। तो ये क्या हुआ, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति।
ये दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। अब जो फोर्थ नंबर का इन्फ्लेशन है वो हमारा है क्या, हाइपर इन्फ्लेशन, अत्यधिक मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। तो फोर्थ नंबर का इन्फ्लेशन हुआ हाइपर इन्फ्लेशन, थर्ड नंबर का हुआ गलोपिंग इन्फ्लेशन या रनिंग इन्फ्लेशन, फोर्थ हाइपर इन्फ्लेशन। अब एक एक को हम बाकायदा अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे ताकि आप बेहतरीन तरीके समझते रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है और फैक्चुअल पार्ट होता है। ठीक, तो कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल पार्ट हम दोनों लेकर चलेंगे। कभी कभी क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल पार्ट पहले करेंगे और कभी कभी हम क्या करेंगे, फैक्चुअल पार्ट बाद में करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या कभी कभी फैक्चुअल पार्ट पहले कर देंगे, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल पार्ट बाद में करेंगे, ऐसा भी हो सकता है मेरे क्लास में। वो तो डिसाइड है, मतलब कैसा पढ़ाना बेहतर हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। अब जो ये हमारा क्रीपिंग इन्फ्लेशन है फर्स्ट वाला, ये क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसको क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें एक टॉनिक का काम करता है। जैसे हम कोई दवा लेते हैं टॉनिक, आदमी दुबला पतला होता है तो उसको एक टॉनिक की दवा दी जाती है ताकि आदमी क्या हो जाए, मोटा हो जाए, अच्छा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। वही काम करती है ये अर्थव्यवस्था में क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या करती है कि जो हमारी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको क्या करती है, बूस्टअप देती है, ग्रो अप करती है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था ग्रो करती रहे। ऐसा क्या है इस इन्फ्लेशन में जो ऐसा ये काम करती है। देखिए ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, इसकी एक क्राइटेरिया डिसाइड है जो डिसाइड किया गया है किसके द्वारा, फेडरल रिजर्व बैंक। और फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ का रिजर्व बैंक है, अमेरिका का। तो अमेरिका ने ऐसे डिसाइड किया है। देखिए ये होता है 2 से 3%, ये 2 से 3% के बीच में होता है। ये इन्फ्लेशन कितने परसेंट के बीच में होगा, सिंगल डिजिट में होगा, 2 से 3%, या तो 2% होगा या तो 3% होगा। या 3% से ज़्यादा आएगा तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन नहीं होगा, वॉकिंग इन्फ्लेशन में आ जाएगा। और जब क्रीपिंग इन्फ्लेशन में आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल डिजिट में होगा, 2 या 3% या उससे कम। उससे कम वाला तो इन्फ्लेशन में जोड़ा ही नहीं जाएगा। ठीक, तो फेडरल रिजर्व बैंक ये कहता है कि यदि 3% इन्फ्लेशन है तो ये हमारा क्या है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है या रेंगती हुई मुद्रास्फीति है। ठीक, और फेडरल रिजर्व बैंक ये भी कहता है ये 2% इन्फ्लेशन है तो ये इकोनॉमी को बूस्टअप देता है। कैसे बूस्टअप देता है इसको जानते हैं। यदि इन्फ्लेशन 2% है तो लोग उम्मीद करेंगे अच्छा आज ही हम सामान परचेज कर लेते हैं। जैसे होता है कभी कभी क्या है कि हम देखते हैं कि ऐसा सुनते हैं कि अच्छा प्याज महंगे होने वाली है, आलू महंगे होने वाला है, तो हम जानते हैं कि ये ड्यूरेबल गुड्स है, इसको काफ़ी समय तक 6-7 महीने रखा जा सकता है, 6-7 महीने रखा जा सकता है प्याज और आलू को। तो हम क्या करेंगे, सोचेंगे अच्छा 10 रुपये बढ़ जाएगा, 10 रुपये बढ़ने के चक्कर में आज ही खरीद लेंगे। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ना होता है, जैसे 5 रुपये या 10 रुपये, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ना होता। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता होता है, ये ऐसा सोचने लगता है और क्या करता है, इन्फ्लेशन जब 2% है तो वो क्या करता है, ज़्यादा गुड्स को बाई करने लगता है। और जब ज़्यादा गुड्स को बाई करने लगता है तो जो प्रोड्यूसर होता है उसको एक टॉनिक मिल जाता है। अच्छा, उसको मतलब लगता है कि डिमांड आ गई तो थोड़ा सा वो क्या करता है, अपना प्राइस बढ़ा लेता है। यही इन्फ्लेशन जो है, यही प्राइस है, प्राइस का बढ़ने का मतलब ही इन्फ्लेशन है। तो उसको बूस्टअप मिल जाता है और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगता है। ठीक, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होने लगती है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या करता है, एक टॉनिक का काम करता है। वहीं पर जब हम बात करेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति, तो चलती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है, डबल डिजिट में आ सकती है। ये क्या था, सिंगल डिजिट में 2 से 3%। ये कितना आएगी, 3 से ज़्यादा, ये 3 से ज़्यादा या ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा। ठीक, ये ग्रेटर देन 3 से होगा या 3 से ज़्यादा होगा, और कितने तक होगा, 10% तक, या ऐसे लिख सकते हैं 3 से लेकर 10% तक। ये 3% से ज़्यादा और 10% से कम या 10% तक। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या हुआ, 3% से ज़्यादा और 10% तक या 10% से कम। ऐसा इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे, वॉकिंग इन्फ्लेशन बोल दें, चलती हुई मुद्रास्फीति। इसमें क्या होती है, एक विनाशकारी अवस्था के रूप में इसको हम जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होने लगता है वॉकिंग इन्फ्लेशन में, जब इन्फ्लेशन क्या होता है 10% तक आस पास पहुँच जाए या उससे कम रहे, 7% तक पहुँच जाए, तो इसमें जो कंज्यूमर होता है इसमें और ज़्यादा गुड्स बाई करने लगता है। इतना गुड्स बाई करने लगता है तो अननेसेसरी गुड्स को बाई कर लेता है, जो आवश्यकता नहीं है उसको भी हम बाई कर लेते हैं। तो लगा कि अभी
ठंड आगे गर्मी पड़ेगी, ठंडी में पंखा बाई कर ले रहे हैं, गर्मी में बाई करना चाहिए लेकिन ठंडी में हम पंखा बाई कर ले रहे हैं, बाई मतलब खरीदना, खरीद ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अननेसेसरी गुड्स को हम बाई कर लेते हैं जो हमको ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें मोर देन डिमांड, इससे ज़्यादा डिमांड इसमें हो जाती है वॉकिंग में ज़्यादा डिमांड हो जाती है। और जब ज़्यादा डिमांड मतलब एक लेवल से ज़्यादा डिमांड हो जाएगी तो सप्लाई साइड हमारे यहाँ बॉटलनेक्स है, कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, तो इसको नहीं कंप्लीट कर पाता या इसको बीट नहीं कर पाता, तो वहाँ पर क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ये दिक्कत आ जाती है। वहीं गलोपिंग इन्फ्लेशन की बात करेंगे, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, तो यहाँ पर 10% से अधिक और 20% तक पाया जाता है। कितना, 10 से अधिक, यहाँ पर ये इन्फ्लेशन, ये क्या होगा, 10 से अधिक और 20 से कम। तो रनिंग इन्फ्लेशन या गलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, यहाँ 10 से अधिक और 20% से कम इन्फ्लेशन पाया जाता है। इस इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं, इस इन्फ्लेशन को रनिंग इन्फ्लेशन या गलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसमें भी जैसे यहाँ सिचुएशन पाई गई वैसे ही सिचुएशन कुछ वहाँ पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, हाइपर इन्फ्लेशन। ये हमारा जो 4th नंबर का हाई इन्फ्लेशन हुआ, ये हमारा हुआ हाइपर इन्फ्लेशन। और जो हाइपर इन्फ्लेशन है ये कहा 20% से अधिक। अब 20% से अधिक जब मुद्रास्फीति हो जाए, जितना भी होना हो, 20% से अधिक, 20% से अधिक, हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होगा, 20% से अधिक, जब मुद्रास्फीति 20% से अधिक हो जाएगी या 20% हो जाएगी या उससे कितना भी अधिक हो जाए तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन ये होती है कि पे फॉर वार मतलब वार के लिए हम प्रिंट करने लगते हैं, पे फॉर वार या प्रिंट फॉर वार, कुछ भी बोलिए। अब यहाँ मनी का क्या होता है, प्रिंटिंग होने लगता है ऐसे लेवल पर वार के लिए। जैसे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर मनी जो होती है अपनी वैल्यू पूरी खो देती है, और हाइपर इन्फ्लेशन में जो नेता होते हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस कर देते हैं। ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ नेता भी अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस कर देते हैं और वैल्यू ऑफ मनी अपनी क्रेडिबिलिटी लॉस कर जाती है, अपनी वैल्यू खो देती है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, ये सिचुएशन कुछ पाया गया है कुछ देशों में, जैसे 1920 में जर्मनी में पाया गया था। तो जर्मनी में क्या हुआ, एक हाइपर लेवल इन्फ्लेशन पाया गया। उस समय भी पे फॉर वार मतलब ये वार के लिए नोट प्रिंट की जाने लगी, ऐसा कुछ होने लगा। अब 2000 में हम बात करेंगे तो जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे में भी ऐसा इन्फ्लेशन देखा गया जहाँ की सड़क पर मतलब नोट पड़ी हुई पाई गई। ऐसे हम 2010 की बात करेंगे तो वेनेजुला आएगा, वेनेजुला में भी सड़क पर नोट फेंकी गई थी, कोई मतलब ही नहीं उन नोट का, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन है कि हम बोरा भर नोट लेकर जाएंगे तो हमको थोड़ा सा टमाटर मिलेगा, क्योंकि मनी की वैल्यू ही नहीं है। और जहाँ पर नेता लोग या उसमें बैठे लोग, क्या नाम है, पॉलिटिक्स में बैठे लोग ऐसे चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी लॉस हो गई, तो जनता उनको कहाँ चुनेगी, बोलेगी ये तो कुछ कर ही नहीं पाए, अर्थव्यवस्था को ये बर्बाद कर दिए, उनकी भी क्रेडिबिलिटी लॉस हुई और मनी की भी लॉस हुई, दोनों अपनी वैल्यू खो दिए। तो ये होता है इन्फ्लेशन। हमने क्या डिस्कस किया, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉक इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक, हमने 4 टाइप की इन्फ्लेशन को डिस्कस किया। अभी देखिए जब इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो बहुत ये टाइप ऑफ इन्फ्लेशन हुआ, फिर काजेस ऑफ इन्फ्लेशन आएंगे, फिर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, बहुत कुछ आएंगे। तो हम एक अभी इसमें थोड़ा सा पार्ट केवल डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो ये डेमो क्लास है किस तरह हम अपने नॉलेज को आपके पास डिलीवर कर रहे हैं और कैसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको जानने के लिए। ठीक है, अब इसके आगे जब हम चलते हैं, अब इसके आगे हम देखते हैं तो इन्फ्लेशन से क्या होगा, कुछ लोगों को प्रॉफिट होगा और कुछ लोगों को लॉस होगा। ठीक है, अब इसके हम इफेक्ट देखते हैं कि इन्फ्लेशन आने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हमने समझ लिया कि इन्फ्लेशन क्या है, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। ठीक, अब देखेंगे इसके इफेक्ट क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। जब इफेक्ट देखेंगे
इफेक्ट क्या पड़ता है इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन आने से किसके किसके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है, कैसे कैसे प्रभाव डालता है। तो हम बात करेंगे कि फिक्स इनकम ग्रुप। देखिए फिक्स इनकम ग्रुप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन जब होगा तो फिक्स इनकम ग्रुप और फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप, ठीक, तो फिक्स इनकम ग्रुप, फिक्स इनकम ग्रुप, एक हो जाएगा फिक्स इनकम ग्रुप और एक हो जाएगा फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप। दूसरा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट क्या होगा फिक्स इनकम ग्रुप और दूसरा क्या होगा फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप, फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप। देखिए अब इन्फ्लेशन आने से जो फिक्स इनकम ग्रुप का है इसका तो लॉस ही होगा, क्योंकि तुम्हारी इनकम फिक्स है और इन्फ्लेशन आ गया, इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्राइस बढ़ गई और आपकी इनकम तो फिक्स है, तो आप जितना गुड्स बाई कर पा रहे थे, जितना परचेज कम कर पा रहे थे, उससे कम ही परचेज करेंगे और उससे कम ही परचेज करेंगे, इसका मतलब आप क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, फिक्स इनकम ग्रुप जिसकी इनकम फिक्स है, जिनकी इनकम घट नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, स्थिर इनकम है, फिक्स इनकम मतलब स्थिर इनकम, जिसकी इनकम स्थिर है, उसमें इन्फ्लेशन आ जाएगा तो क्या होगा, मतलब वो जितना गुड्स परचेज कर रहे थे उनकी प्राइस तो बढ़ ही गई और आपकी इनकम तो उतनी की उतनी है, तो इसका मतलब आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई और जैसे ही आपकी परचेजिंग पावर कम हुई तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगा। तो यहाँ क्या होगा, लॉस होगा या हानि होगा, यहाँ लॉस होगा या हानि होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। अब फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप में क्या होगा, जो फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप है, अब आपको लग रहा होगा अच्छा इनको लॉस हुआ तो इनको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल तो हैं, लेकिन क्या होगा कि मान लीजिए जैसे कर्मचारी हुए हैं, ये सब काम कर रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका क्या है, डियरनेस अलाउंस तो बढ़ जाता है, लेकिन उनका उतना ही बढ़ता है जितना इन्फ्लेशन आया, इसका मतलब क्या हुआ, इनको भी प्रॉफिट नहीं हुआ, इनको लॉस नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो ये क्या रहेंगे, इनका नो चेंज, मतलब इनका जो ना प्रॉफिट होगा और ना कुछ, मतलब ना इनका लॉस होगा, तो ये क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। ये फिक्स इनकम ग्रुप और फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप। तो फिक्स इनकम ग्रुप में को क्या होगा, लॉस होगा, और जो फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप है उसको क्या होगा, उसको कोई चीज़ ना, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब आगे देखेंगे तो फार्मर की बात करते हैं, किसकी, फार्मर की। फार्मर को क्या क्या होगा, जब इन्फ्लेशन होगा तो फार्मर को क्या होगा, फार्मर, फार्मर मतलब किसान, किसान को इसमें क्या होगा, तो इन्फ्लेशन में किसान जो है उसको प्रॉफिट होगा। अब आप सोचेंगे सर जी इन्फ्लेशन तो प्रॉफिट कैसे होगा, इसको हम दिखाते हैं कैसे होगा। ये फार्मर है, इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, इसको क्या होगा, लाभ होगा। अब आप ये भी कह सकते हैं सर जी जब इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड ये है कि 7 डेज, 1 मंथ या 1 साल या 2 साल तक चलता रहे, तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसको प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में ये रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहा है, और जब रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है तो रॉ मटेरियल की भी प्राइस बढ़ गई होगी, तो कैसे इसको प्रॉफिट होगा। हाँ हम दिखाते हैं कैसे होगा। जब रॉ मटेरियल ये परचेज कर रहा है, ये फार्मर जो है ये रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल जो परचेज कर रहा है उसकी प्राइस कुछ भी हो, ठीक, लेकिन ये जो प्रोड्यूस करेगा उसके बाद, यहाँ जब प्रोडक्शन हो जाएगा किसान का, ये मान लीजिए प्रोडक्शन हो गया या कुछ भी प्रोडक्शन हुआ, तो ये जब बेचेगा तो इससे इसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि ये परचेज कर रहा है, उसमें अपना अपना श्रम जो है इंक्लूड भी कर रहा है, तो बेचेगा तो उसे लॉस में कैसे जाएगा, क्योंकि उसी समय हर किसान अपना प्रोडक्शन करेंगे, वो भी उसे कम पर बेचना ही चाहेंगे। तो मोस्टली यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इसको प्रॉफिट होगा, तो किसान को यहाँ पर क्या होगा, इसका आउटपुट जो निकल कर आएगा, धान गेहूँ गन्ना कुछ भी होगा उसमें उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रेडिटर और डेबिटर, ऋणी और ऋणदाता। अब हम बात करेंगे ऋणी और ऋणदाता, क्रेडिटर और डेबिटर।
ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ ऋणदाता और ये हमारा हुआ ऋणी। अब ऋणी और ऋणदाता को जब देखते हैं तो इसको क्या होगा, ऋणी और ऋणदाता को, तो जो ऋण देता है, जैसे मान लीजिए हम इनको क्या किए, जब इन्फ्लेशन नहीं था, ये ऋणदाता जो है इनको क्या किया, 500 रुपये दिया, इन्फ्लेशन नहीं था, और 500 रुपये में क्या हुआ, हाफ के जी काजू कतली आती थी, कितना, हाफ के जी, हाफ के जी काजू कतली आती थी। लेकिन क्या हुआ, जो ऋणी है उन्हें 500 रुपये ले लिया, लेकिन उसने क्या किया, वापस कब किया, जब इन्फ्लेशन आ गया। अब जब वापस किया, इन्फ्लेशन जब आ गया, 500 रुपये इनको तो दे दिया वापस कि आप 500 ले लीजिए। किसने किसने दिया, ऋणी ने ऋणदाता को दे दिया, क्योंकि ऋणदाता ने ऋणी को पैसा दिया था, लेकिन कब लौटाया, इन्फ्लेशन के टाइम लौटाया। अब बताइए क्या 500 रुपये में अभी भी काजू कतली वही मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि अब क्या होगा, 600 रुपये हो गई थी तो कुछ कम मिलेगी। तो ऋणदाता को क्या हुआ, अब यहाँ पर लॉस हुआ, तो यहाँ इसको क्या होगा, हानि होगा। जो ऋणदाता है उसको क्या होगा, लॉस होगा, और जो ऋणी है उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा या लाभ होगा। तो इन्फ्लेशन में जो क्रेडिटर है, ऋणदाता है, उसको लॉस होगा, और जो डिबेटर है, जो ऋणी है, उसको लाभ होगा, उसको प्रॉफिट होगा। ठीक, ऐसे हम बात करेंगे। अभी हमने बात किया फिक्स इनकम ग्रुप, फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप, और फिर बात किया क्रेडिटर एंड डेबिटर में क्या होगा। अब हम बात करें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या होगा, अब हम बात करेंगे किसमें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। देखिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे यहाँ जो जनरल गुड्स हैं उनकी प्राइस लेवल बढ़ गई है। जो जनरल गुड्स हैं उनकी प्राइस लेवल जब बढ़ गई है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे गुड्स हैं वो फॉरेन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगी, वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हमारी प्राइस ज़्यादा है, उनकी प्राइस कम है, तो हमारा कोई सामान लेगा ही नहीं। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा और इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। अब बताइए, अब आप ही बताइए कि हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया और इंपोर्ट बढ़ गया, कब, इन्फ्लेशन के टाइम में। और इन्फ्लेशन के टाइम में जब ऐसा हो रहा है कि हमारा इंपोर्ट बढ़ जा रहा है, हम ज़्यादा चीज़ खरीद रहे हैं फॉरेन मार्केट से, हम बेच कम रहे हैं, तो हमारा बीओपी क्या होगा, बीओपी क्या होगा, बीओपी ऑटोमेटिक वर्स हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो बीओपी है वो क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बीओपी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, हमारा खराब हो जाएगा। और इसी टाइम पीरियड में क्या होगा, जो हमारे यहाँ इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, अब जैसे एफडीआई होता है, एफपीआई होता है, ठीक, तो यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, जो एफडीआई है, देखिए कुछ चीज़ें तो नहीं जा पाएंगी, जो कंपनियों में इस्टेब्लिश हो गई हैं जैसे एफडीआई, वो सब नहीं जाएंगे, लेकिन ये एफपीआई सब भाग सकती हैं। तो क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन होगा तो वैल्यू की मनी लॉस होती है, तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंटर हैं वो भागने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे सेविंग की, कि हमारे सेविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बात किया हमने क्या, फिक्स इनकम ग्रुप, फ्लेक्सिबल इनकम ग्रुप, और उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऋणी और ऋणदाता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फार्मर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन का। अब बात करेंगे सेविंग, सेविंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप ही बताइए, यदि इन्फ्लेशन है, मार्केट में महंगाई है, तो आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि खाना खाना छोड़ देंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तेल महंगा हो जाएगा कि नहीं खाएंगे, खाएंगे हम तेल। इसका मतलब पहले 100 रुपये लीटर था, अभी 180 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, खरीद तो रहे ना, पैसा कम सेव करेंगे, खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी, सेविंग क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, सेविंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, और हमारा कंजप्शन जो है, कंज्यूमर कंजप्शन क्या है, बढ़ा देगा, सी बढ़ जाएगा। इसे ये मान लीजिए y बराबर सी प्लस आई। y क्या है, हमारी इनकम है, और सी हमारा क्या है, कंजप्शन है, उपभोग। y हमारी इनकम है, इनकम मतलब आय, कंजप्शन मतलब उपभोग, और आई हमारी यहाँ यस लिखिए, आई के स्थान पर यहाँ यस लिखिए, ये क्या हो जाएगा, सेविंग। और ये यस क्या हमारा है, सेविंग है, सेविंग मतलब बचत। तो y क्या है, इनकम है, सी हमारा कंजप्शन है, यस हमारा सेविंग है, ये हमारा आय है, ये उपभोग है, ये सेविंग है। अब ये क्या होगा कि जब इन्फ्लेशन आया तो हमारी इनकम जो भी है, जो भी फिक्स है फ्लेक्सिबल है, अभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, तो क्या होगा कि हमारा जो सेविंग है ये कम हो जाएगा और हमारा कंजप्शन ये बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पैसा को कम सेव कर पाएंगे अब, और कंजप्शन हमको ज़्यादा ही करना पड़ेगा अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। ठीक, तो कंजप्शन बढ़ेगा और सेविंग कम होगा। अब देखते हैं और क्या है इसमें, इन्वेस्टमेंट। हमने बात किया, इन्वेस्टमेंट की बात तो किए थे कि इन्वेस्टमेंट क्या होगा, हाँ इन्वेस्टर की बात किया था कि इन्वेस्टर जो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो भाग जाएंगे, जो फॉरेन मार्केट द्वारा हैं, लेकिन ये जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ेगा। ठीक है, जो एफपीआई में करेंगे वो तो भाग ही जाएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी बढ़ रहा है, जब वाई बराबर सी प्लस एस लिखे थे तो सी तो हमारा बढ़ रहा, और कंजप्शन बढ़ने से क्या हुआ, जब कंजप्शन बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड बढ़ा है, और डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कम है, तो जो प्रोड्यूसर होगा सप्लाई बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में क्या है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, बट इन दोनों के पीरियड इन दोनों के टाइम पीरियड में एक लैग पाया जाएगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जस्ट बढ़ेगा क्विक, ऐसा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक होता है सू लेदर कास्ट, इसमें क्या होगा, सू लेदर कास्ट। अब इन्फ्लेशन के टाइम में एक सू लेदर कास्ट भी आएगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन आएगा तो बार बार हमको बैंक भागना होगा, और बार बार हम बैंक जाके पैसा जब निकालेंगे तो हम जो सू मतलब जूता, तो लेदर मतलब सू लेदर जूता, तो मतलब सू लेदर कास्ट मतलब जो लेदर वाला जूता होता है उसको पहन के जाएंगे, ऐसा कुछ माना गया है, ऐसा नहीं है कोई भी जूता पहन के जा सकते हैं। तो हमारा लेदर घिस जाएगा, तो जाते जाते बार बार पैसा निकालना होगा, क्योंकि हमारा जो महंगाई आ गई है और हमारा परचेजिंग पावर कम होगा, तो हमको पैसा बार बार निकालना पड़ेगा, तो इससे हमारा जूता भी घिस जाएगा, तो सू लेदर कास्ट यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो सू लेदर कास्ट बढ़ जाएगी, हमको जूता भी बदलना पड़ सकता है बार बार, क्योंकि हम बार बार बैंक जाएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जूता घिसेगा तो जूता भी नया बदलना पड़ेगा। तो एक मतलब वैसे लिया गया है, इसको रिलेट किया गया है, हम रिलेट करके ऐसे समझा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ, वही से रिलेट होकर आया सू लेदर कास्ट इन्फ्लेशन के टाइम से, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमको बार बार बैंक जाना पड़ेगा, तो यहाँ सू लेदर कास्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब आप बताइए, हम एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं कि मुद्रा स्थिति, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको आप बताइए। मुद्रा स्थिति परिभाषित किया जा सकता है, क्या बोले, सब कुछ कुछ लिख होता है। परिभाषित किया जा सकता है, अब हम ऑप्शन देंगे, हम पूछेंगे मुद्रा स्थिति या इन्फ्लेशन किससे मतलब परिभाषित किया जा सकता है या डिफाइन किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाए या मनी की वैल्यू बढ़ जाए। ठीक,
मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा हुआ मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाए। सेकंड ऑप्शन हो क्या हुआ, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए। और थर्ड ऑप्शन हमारा हुआ मुद्रा की वैल्यू स्थिर रहे। फर्स्ट ऑप्शन हुआ मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाए, सेकंड ऑप्शन हुआ मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए, और थर्ड ऑप्शन हमारा हुआ मुद्रा की वैल्यू स्थिर रहे। और फोर्थ ऑप्शन हमारा हुआ इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है कि इन्फ्लेशन को डिफाइन किया जा सकता है, इन मुद्रास्फीति को डिफाइन किया जा सकता है किससे, मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाए। अब आप ही बताइए प्राइस बढ़ेगी तो मुद्रा की वैल्यू कैसे बढ़ पाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये टोटली गलत हो गया, ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। हाँ, ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ती है तो मनी अपनी वैल्यू खोने लगती है। तो पहला ऑप्शन सीधा सीधा गलत होगा, उसकी वैल्यू बढ़ ही नहीं सकती। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, मुद्रा की वैल्यू स्थिर रहे। अब आप ही बताइए मुद्रा की वैल्यू स्थिर कैसे रहेगी, क्योंकि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा, जनरल प्राइस लेवल मुद्रा अपनी वैल्यू खोना शुरू करेगी, कम करेगी, तो ये तो होगा नहीं, ये भी गलत हुआ। और फोर्थ नन ऑफ दिस है, तो इसका भी ठीक नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं, इसमें क्या, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए। हाँ, ये बात ठीक लग रही है, क्योंकि प्राइस जब बढ़ना शुरू होगा तो मुद्रा अपनी वैल्यू खोना शुरू करेगी, जैसे जिम्बाब्वे, जर्मनी, और क्या नाम उस देश का, जिम्बाब्वे हुआ, जर्मनी हुआ, और एक देश का नाम अभी हम लिए थे वेनेजुला। इन्होंने अपना टाइम पीरियड देखा इन्फ्लेशन वाला, हाइपर इन्फ्लेशन देखे हैं, और यहाँ पर सड़कों पर पैसा फेंका गया था। तो क्या हुआ, वैल्यू अपनी क्या नाम है, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही है। अब ये क्लास हमने लिया इन्फ्लेशन पर, ये अभी एक छोटा क्लास हमने लिया है, क्योंकि इन्फ्लेशन में अभी हम बात करेंगे तो सप्लाई साइड बॉटलनेक्स की बात आएगा, कास्ट साइड आएगा, डिमांड, बहुत कुछ है अभी इसमें, तो बहुत कुछ डिस्कस करने के बचा है। स्टैगफ्लेशन है, और उसके साथ है लुकास थ्योरी, ऐसे तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक, तो ये छोटा क्लास था, इस क्लास को आप देखिए और उसका फीडबैक दीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम कंटिन्यू करेंगे एक कंप्रिहेंसिव क्लास इन्फ्लेशन पर। और इन्फ्लेशन के साथ साथ क्या होगा कि और भी जो चीज़ें होंगी इकोनॉमिक्स में, जितना मतलब इन्फ्लेशन तो एक टॉपिक था, मतलब सिलेबस डिस्कस करने के साथ टीजीटी, पीजीटी, इसको बेहतरीन तरीके कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद फिर नेट जीआरएफ को शुरू करेंगे उसके आगे। ठीक है, थैंक यू आप लोग का, जो आप लोग वीडियो वॉच करेंगे सबके लिए।